नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपका साथ जुड़ चुका हूं और सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह कि आज प्राइम डिबेट का मुख्य सवाल, मुख्य टॉपिक यह कि क्या बातचीत से, क्या आपसी 1-to-1 से समाधान निकलेगा? जीत की तैयारी का क्या यह फॉर्मूला साबित होने जा रहा है? जी हां, कांग्रेस की तरफ से 3 दिन का ये 1-to-1 कार्यक्रम किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनाव में जिस तरह से पार्टी बेहतर दोबारा सत्ता में आए, इसी को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने के लिए कांग्रेस की ओर से आज से संभाग वाइज विधायकों से 1-to-1 संवाद कार्यक्रम जयपुर में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के वॉर रूम में कांग्रेसी विधायकों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। पहले दिन अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद हुआ। 18 अप्रैल को उदयपुर और कोटा संभाग, 20 अप्रैल को बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद होगा। सभी विधायकों से लिखित में 13 सवाल पूछे गए हैं। बाकायदा इसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया, प्रोफॉर्मा दिया गया। सभी एक छपाया कागज हासिल कर चुके हैं, उनको दिया जा रहा है। इसमें दिए गए सवालों के उत्तर लिखकर वापस जमा कराने हैं। और इस फीडबैक कार्यक्रम पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसे संवाद से अब कोई लाभ नहीं मिलेगा, अब बहुत देर हो चुकी है, जनता सब समझती है। हालांकि सचिन पायलट का नहीं आना, क्योंकि अजमेर संभाग से वो विधायक हैं और अजमेर संभाग के विधायकों का आज 1-to-1 संवाद हुआ, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। टोंक अजमेर संभाग में ही आता है, ऐसे में उनके ना आने को लेकर तरह तरह के कयास हैं। हालांकि पायलट का शाहपुरा और खेतड़ी का दौरा पहले से ही तय था। कांग्रेस विधायकों के जरिए जनता का मूड भांपने के लिए पहल कर रही है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फीडबैक से निकलेगा क्या जीत का फॉर्मूला? पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस की तैयारियां तेज। चुनाव का समय नजदीक आ गया है और उसको देखते हुए अब 1-to-1 एमएलए से मिलकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कैसे हो सकता है, जमीनी हकीकत जानने के लिए फीडबैक कार्यक्रम। हमारी प्रायोरिटी है कि किस तरह से सरकार वापस रिपीट करे। विधायकों से 1-to-1 संवाद, 13 सवालों का टास्क। मैं समझता हूं कि इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है हर संगठन के लिए, वही कर रहे हैं। 13 सवालों से विधायक टटोलेंगे जनता की नब्ज। रंधावा साहब, सीएम साहब और डोटासरा जी के माध्यम से जो एआईसीसी हमें निर्देश देगी, उसके अनुसार जमीन पे जाकर उसका प्रचार करेंगे। बीजेपी का तंज, जन समीकरण बिगड़े कोई लाभ नहीं होगा। जन समीकरण ऐसे बिगड़ गए हैं कि वो सुधरने का अब नाम नहीं लेंगे। अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध ये चरम पर है। राय जानने के लिए अब जो है सरकार जागी है। मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब उनको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। फीडबैक से निकलेगा जीत का फॉर्मूला। तो ये 1-to-1 संवाद का फॉर्मूला कितना कारगर होगा? ये पूरी जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे कांग्रेस क्या फिर से दोबारा राजस्थान में सत्ता में काबिज हो पाएगी? यही आज प्राइम डिबेट का मुख्य टॉपिक है और इसी पर बात करेंगे। और 4 महत्वपूर्ण सवाल जो आज इस चर्चा में पूछेंगे अपने खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले चारों सवालों का एक एक करके जिक्र कर लेते हैं। 13 सवालों से कांग्रेस क्या 2023 जीतेगी? पहला सवाल आज यही होगा प्राइम डिबेट का कि 13 सवालों से क्या कांग्रेस जीतेगी 2023। दूसरे सवाल की बात करते हैं, फीडबैक से क्या निकलेगा जीत का फॉर्मूला? क्या फीडबैक ली जाएगी और जो फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मेट दिया गया, उनके सवाल के जवाब जब विधायक देंगे तो क्या उससे तय हो जाएगा कि जीत सुनिश्चित हो जाएगी कांग्रेस की? तीसरा सवाल, सुझाव से पूरा सच सामने आएगा, क्योंकि क्या सही में जो चीजें उस सवाल में पूछी गई हैं, उनके सवाल के जवाब सही तरीके से विधायकों की तरफ से रखे जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, आइए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। फीडबैक में देरी आरोप कितना सही? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है बीजेपी की तरफ से कि बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आइए परिचय करा देते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल शर्मा जी, बीजेपी के विधायक, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम जी आपका। और हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बातों को रखेंगे। रामलाल जी, पहला सवाल मैं आपसे जरूर करता, लेकिन चूंकि ये कांग्रेस से संबंधित मामला है, उस पर आपकी बयान है, इसलिए आपसे बाद में रिएक्शन लूंगा। स्वर्णिम जी, पहला सवाल आपसे है, ये बताएं कि ये किसको टिकट देना है? ये पूरी कवायद क्या उसके लिए है या फिर किसका टिकट काटना है, ये उसको लेकर है ये पूरी कवायद?
देखिए रविंद्र जी, आज जो कार्यक्रम अभी चल रहा है ये केवल विधायकों से जो संवाद का कार्यक्रम है। विधायकों से संवाद के कार्यक्रम में दो चीजें होती हैं जिनमें आपने एक का तो जिक्र किया, फीडबैक का, लेकिन जो पार्टी के निर्देश और पार्टी ने आगे क्या स्ट्रेटेजी बना करके उनको दी है इसका जिक्र आपने नहीं किया। तो जब संवाद होता है तो संवाद दो तरफा होता है, जिसमें कुछ सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। और यही बात है कि जिस तरह से राजस्थान में हम लगातार कार्य कर रहे हैं और एक ही लक्ष्य है हमारे संगठन का इस वक्त, और कि हमें दोबारा रिपीट करनी है सरकार। हमारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिससे लाखों करोड़ों लोग राजस्थान के लाभान्वित हो रहे हैं वो जनता तक ले जानी है, उनसे कोई वंचित ना रहे। इन सब चीज़ों को लेकर निर्देश देने हैं, क्योंकि अभी हमारे आगामी 24 तारीख से राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगने वाले हैं, इसको लेकर के स्ट्रेटेजी है। तो अभी इस वक्त जो है विधायकों से फीडबैक हो रहा है, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आश्चर्य तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बयान देने के लिए बयान देते हैं कि बहुत देर हो गई। क्या देर हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से फीडबैक लें? क्या हमारे संगठन जो है, संगठन की कार्य उनसे पूछ के करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह फीडबैक नहीं लेना चाहिए जनता से जाकर के कि जन आक्रोश यात्रा में क्यों नहीं आ रही है जनता? क्या उनको यह फीडबैक नहीं लेना चाहिए इनकी जन आक्रोश रैलियां क्यों फ्लॉप हो रही हैं, जनता क्यों नहीं जा रही है? उनको यह फीडबैक भी लेना चाहिए कि कांग्रेस के समस्त कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर जनता क्यों भाग ले रही है, और उसका अभी नजारा 24 तारीख से जो हमारे महंगाई राहत कैंप लगेंगे उसमें और देखने को मिलेगा। इनको पहले खुद का फीडबैक लेना चाहिए और यह बताना चाहिए कि जो बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने जन आक्रोश यात्राओं में, हमने जनता से शिकायतें ली हैं, वो शिकायतें सर्वाधिक केंद्र सरकार की नाकामी के खिलाफ आई, उसको उजागर करना चाहिए। स्वर्णिम जी, आपने कहा कि बीजेपी क्यों कांग्रेस के अंदरूनी मामले में दखल दे रही है। अब आप भी कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी खुद जाके फीडबैक ले और जरा जमीनी सच्चाई और हकीकत देखे। ये बात भी बिल्कुल अजीब है, दोनों एक दूसरे की बात करें। लेकिन अगर मैं आपसे बात पूछूं कांग्रेस की, ये जो फॉर्मेट दिया गया प्रोफॉर्मा 13 सवालों का दिया गया है, इसमें 2 सवाल हैं। एक तो विधायकों से पूछा गया कि अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए क्या आप प्लान रखते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि सरकार के प्रति जनता में कितनी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है, इसे कम करने के लिए कोई सुझाव दिया। मतलब आप लोग मान चुके हैं कि एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी है और प्रत्याशी के खिलाफ भी है। देखिए, पर्चा जो चल रहा है वो क्या आप दावा कर सकते हैं कि ये पर्चा ही है या इसके अलावा और कुछ नहीं है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जो अंदर वहां पे क्या वार्ता हो रही है, क्या संवाद हो रहा है। मैं क्वेश्चन एयर की बात कर रहा हूं, जो फॉर्मेट दिया है उसमें सवाल की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन एयर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो फॉर्मेट है, जो आप क्वेश्चन एयर की भी बात कर रहे हैं ना, अगर उसको भी मान लें, सुनिए, अगर आप इस क्वेश्चन एयर को भी मान लें तो इसमें यही कहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, विधायक से पूछा है, तो आप उसका उपाय मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन यही है और यही पूछा गया है या ये कांग्रेस पार्टी के अधिकृत क्वेश्चन है, ये भी नहीं कहता मैं। फिर भी ये मान लिया जाए तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, उसमें सरकार की बड़ी बात यह है कि जब जिक्र है कि अगर यह है तो इसको कैसे कम करें। सर, इसमें आप पूरा पढ़ लीजिए। मैंने तो इस पूरे पर्चे में जो आप लोगों के चैनल पे चल रहा है, सरकार के प्रति हो या इसका तो कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, लेकिन खुद के प्रति जरूर पूछा है, विधायक के प्रति अगर है तो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि क्या गलत है अगर हम सभी पहलुओं पर चर्चा करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जनता के बीच लगातार सेवा करते हुए हमें करना चाहिए। और ये स्वर्णिम जी ये बताएं कि जोधपुर और अजमेर संभाग के विधायकों की आज बारी आई थी और जो विधायक नहीं आए और आगे नहीं आएंगे उनका क्या होगा फिर? देखिए, जो भी नहीं आए या नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे तो भविष्य की बात है, उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज जो भी स्थिति थी, लगभग सभी विधायक आए और जो नहीं आए उन्होंने पहले से जानकारी दे रखी थी कार्यक्रम की, अपने जो भी उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होगा। सचिन पायलट जी की बात कर रहे हैं? मैं तो जो भी नहीं आए उनकी बात कर रहा हूं। और निश्चित रूप से तय बात है, आला कमान है, प्रभारी हैं राजस्थान के, जो आए हैं उन्होंने सबसे को बुलाया है, बुलाने पर उनको सूचित किया गया है, सबसे उनकी बात होती है, सब उनके पास जाते हैं। जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हम आज नहीं आएंगे, हमारा कुछ तय कार्यक्रम है, तो आगे जो 2 दिन और होना है 18 और 20 को, तो तब आएंगे वो? सर, आगे की आगे देखेंगे, आगे की मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आगे की आगे देखेंगे। वो जो ये कार्यक्रम आगे देखने के लिए ही तो ये आप कर रहे हैं पूरी कवायद, आगे देखने के लिए ही तो पूरी कवायद है। बचना क्यों चाह रहे हैं इस सवाल से? चुनाव की कवायद है, चुनाव की तैयारियों की कवायद है
किसी आपका जो प्रश्न है उसको लेकर के कवायद नहीं है, इस स्थिति के लिए भी कवायद नहीं है, चुनाव को लेकर के कवायद है, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, कोई कमी ना है। भारतीय जनता पार्टी जो खंड खंड में विभाजित है, और आज तक यही एकमात्र पार्टी है खंड में विभाजित नहीं है। आज बीजेपी के अध्यक्ष ने बोला है हमारे पास पार्टी में बहुत सीएम के चेहरे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। रामलाल शर्मा जी, जनाक्रोश यात्रा में क्यों भीड़ नहीं दिखाई जा रही, इसकी फीडबैक लीजिए ना। अब कांग्रेस की फीडबैक पर तंज कस रहे, कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई। भाई उन्होंने काम तो शुरू किया कम से कम। कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे काम करता है। हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली, यात्राओं के अंदर सिर्फ हमें जनसंपर्क करना था, जनसंपर्क हमारे प्रत्येक बूथ के ऊपर करना था। बूथ के ऊपर जनसंपर्क की हमारी जो अपेक्षा थी वो थी कि कम से कम एक बूथ के ऊपर 50 लोगों से हमारा जनसंपर्क करना, वो हमारा जनसंपर्क यात्रा ही थी। फिर उसके बाद में हमने विधानसभा के अनुसार जन आक्रोश सभाएं की। तो विधानसभाओं के हमारा टारगेट ये था कि 3000 से लेकर 5000 की जन आक्रोश सभाएं हमें करनी है। और फिर हमारा जिला केंद्रों के ऊपर टारगेट ये था कि हमारे को 5000 से लेकर 10,000 की सभाएं जिला स्तर के ऊपर करनी है। अब कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं है कि ये जन आक्रोश सभाएं कर रहे हैं या जन आक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करना, एक बूथ के ऊपर सिर्फ 50 लोगों से संपर्क करना। अब एक बूथ के ऊपर 50 लोगों को देख के कांग्रेस के नेता कहने लगे कि जब जन आक्रोश सभाएं हो रही है बीजेपी के लोग आ ही नहीं रहे। रामलाल जी, जन आक्रोश यात्रा में जो फिर कलेक्ट्रेट के सामने घेराव हो रहा है, जो कलेक्ट्रेट के गेट को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उसमें अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, ये भी क्या जनसंपर्क का हिस्सा है? देखिए रविंद्र जी, हमारे अलग अलग चरणों के अंदर अलग अलग यात्राएं, अलग अलग सभाएं हुई है, नंबर 1। अब मैं मुद्दे की बात के ऊपर आता हूं, जिस बात को लेकर आज की डिबेट रखी गई है। 13 बिंदु इन्होंने रखे गए। 13 बिंदु के ऊपर सबसे पहला बिंदु जो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करने वाला है, पहला बिंदु यह कि आप अपनी विधानसभा के अंदर धार्मिक और जातीय स्थिति अवगत कराएं। क्या धर्म और जाति के आधार के ऊपर आप चुनाव लड़ना चाहते हो? आप तो 36 कौम को साथ लेकर चलने की बात करते हो ना, कहां धर्म और स्वर्णिम जी, जो पर्चा ये जो आउट हुआ है, ये अब आप मेरी जो सवाल उठा रहा था उसको तो आप कह रहे हैं कि आपके पास पता नहीं कैसी जानकारी है, रामलाल जी तक भी जानकारी पहुंच गई है। 13 जो पॉइंट है, पहला मुद्दा इसमें ये है और हमारे पास जो है उससे मैच करता है। क्या वाकई जातिगत धार्मिक समीकरण की बात की गई है? और जो सवाल यहाँ रामलाल जी उठा रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए, फिर रामलाल जी आपके पास और बात करता हूं मैं। देखिए, बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूं। जाति और धर्म के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। इनकी तो जो सरकार थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री अगर जिलों के दौरे पर जाती थी तो जातियों के आधार पर उनका जनसंपर्क कार्यक्रम होता था, उनकी मीटिंग होती थी कि अभी इस जाति की मीटिंग, उसके बाद इस जाति के लोगों। सवाल है ना ये धार्मिक और जातिगत समीकरण का, सवाल है ना धार्मिक और जातिगत समीकरण का। मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा कि ये पर्चा हमारा है और इसी पर्चे के आधार पर ठीक है, सवाल है कि नहीं है इसमें? मैंने तो ये भी नहीं कहा आपको सवाल है कि नहीं। सवाल की कोई बात ही नहीं है, ये सवाल और जवाब सब बेमानी। अच्छा, मतलब चलो आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी की तरफ से अगर ऐसा किया जाता है तो हम कर रहे हैं, तो क्या कमी है, क्या खराबी है इसमें? मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं हम तो जनता के कल्याण के लिए सबको मान करके चलते हैं। आप ये देखिए, ये राजस्थान की ही कांग्रेस है हमारी सरकार में। अगर जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने तो हरिदेव जोशी भी बने, शिवचरण माथुर भी बने, अशोक गहलोत साहब भी है, देवपुरा जी भी थे। रामलाल जी, कांग्रेस में सबका साथ सबका विकास है, क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी देखा? सबका विश्वास भी है, कह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, मैं तो सिर्फ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से इतना कहना चाहता हूं। आपने दूसरा सवाल किया कि आप विधायक से पूछ रहे हो कि आप अपने कार्यकाल के दौरान 10 में से कितने अंक देना चाहते हो। सब 10 में से 11 ही देंगे, 10 में से 9 कोई देने वाला नहीं है। आप अपने विधायकों से ये भी पूछ लेते ना कि अगला चुनाव लड़ना चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते। आदत है आपकी स्थिति क्या है कि कितनी लड़ना चाहते हैं, कितनी नहीं लड़ना चाहते। वास्तविकता ये है, आप अपने सवालों के घेरे के अंदर आपको डर इस बात का सता रहा है कि जिले बनाने से जन आक्रोश कितना है, गुस्सा कितना है, उसके बारे में आप पूछ रहे हो। आपसे ये सवाल भी विधायक से पूछ रहे हो कि सरकार के विरुद्ध कितनी नकारात्मक छवि है, किन मुद्दों की है, वो भी आप हमें बताने का काम करें। इसलिए आपको वास्तविकता का पता है कि जनता आपको नकार चुकी है। सरकार के खिलाफ एक माहौल इस बात को लेकर खड़ा है कि जो वादे और जो मुद्दे आपके थे, जिनके आधार से आप सत्ता पे काबिज हुए हो, उसको पूरा करने का काम आपने नहीं किया। कर्ज माफी से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर पेपर लीक का मामला, बेरोजगारी भत्तों से लेकर सरकारी नौकरी देने तक आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मिथिलेश जी, नकारात्मक छवि सरकार की बनी हुई है। मिथिलेश जी, ये जो कांग्रेस की कवायद है वो सुधरने वाली नहीं है। 1 to 1 करने की, इसके क्या मायने हैं, क्या उद्देश्य आपको नजर आता है, अंदर की बात क्या है? और दूसरी तरफ क्या
बीजेपी इस मुहिम में अपने तरीके से, बीजेपी का अलग संगठन है, बीजेपी अलग तरीके से लड़ाई लड़ती है, उसकी अलग तैयारी होती है, लेकिन कांग्रेस ने तैयारी इस मामले में थोड़ा पहले शुरू कर दी है, क्या इसको कह सकते हैं? टिकट कैसे वितरण होगा, किसको मिलेगा, क्या समीकरण होंगे? मिथिलेश जी। देखिए रविंद्र जी, जो 1 to 1 है वो मुझे लगता है 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया है। और मेरा नाम है सचिन, ये गाना हो चुका है। क्योंकि इधर वो आज आने थे, वो साहबपुरा में यज्ञ की आहुति देते हैं और भगवान कृष्ण की तरह यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसका उच्चारण करते हैं। तो इसका क्या मायने है? वो खेतड़ी में जाते हैं तो शहीद की सभा में जहां राजेंद्र गुड़ा अपनी लाचारी दर्शाते हैं, वहां वो ये कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये उतार का दौर है, लेकिन लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं। ये क्या? वो ये भी कहते हैं कि जो त्याग करेगा वो बड़ा हो जाता है। राजा महाराजाओं ने त्याग किया है, जो त्याग करेगा वो बड़ा होगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो दिखाई है लाइन, उसको बीजेपी कैस कर रही है। बीजेपी चाहती है कि सचिन पायलट के जो समर्थक भावुक हैं, वो सचिन पायलट बेचारगी में रहे। चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वो कहते हैं द्वार खुले हैं, चाहे अमित शाह हो कि उनका कुछ नहीं बनने वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी ट्वीट कर तंज कस दिया था। तो ये तमाम चीजें हैं कि उसके बेचारगी के वोट वो बटोरना चाहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हरीश मीणा को क्यों तंज कसा गया। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्यों कहा मानेसर का जो दाग है, जो जख्म है, जो अदावत और बगावत का दौर है जो 2020 से चल रहा था, वो डोटासरा जी ने क्यों छेड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि मानेसर के मामले में रुपयों का लेन देन हुआ था, कुछ पैसे वापिस हो गए। वो प्रकरण क्यों उठा? इससे लग रहा है कि ये कोल्ड वार है, अभी जंग बाकी है, अभी दोनों तरफ से हथियार खिंचे हुए हैं। इसलिए ये जो संवाद है, इससे पहले संभाग स्तर का सम्मेलन हुआ। यानी मिथिलेश जी, जो मैंने सवाल पूछा था, स्वर्णिम जी तो नहीं देंगे जवाब उसका, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये कवायद का ये माने कि भाई किसके टिकट काटने और क्या आधार बनाना, ये वो शामिल हो, ये उसी कड़ी का हिस्सा है? देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, जैसे बर्फ जब पिघलती है पता नहीं कब पानी बन जाती है। यूपी में कितने सालों से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कितने सालों से नहीं है, कहीं यही कवायद चलती रही आपस में जंग, तो राजस्थान में ऐसे हालात नहीं बन जाए। क्योंकि राजस्थान में लोग उठाने लगे हैं कि हमें योगी चाहिए। राजस्थान में जो योगी उत्तर प्रदेश को छोड़ के राजस्थान में थोड़ी आएंगे ना। हाँ, मांग उठने लगी है राजस्थान में, क्योंकि आज ही एक जो मंत्री के समर्थक ने अपनी आत्महत्या कर ली है और वीडियो वायरल कर दिया है। ये क्या है? जिस शहीद की मूर्ति का अनावरण करने सचिन पायलट गए हैं, उसकी विधवा का, वीरांगना का नौकरी का पर्चा 4 दिन पहले खारिज कर दिया गया है। ये तमाम मुद्दे हैं। इसका मतलब अशोक गहलोत हर कीमत में चाहते हैं कि सचिन पायलट यहां से चले जाएं, कांग्रेस छोड़ के चले जाएं। यही पूरी कवायद है और इस कवायद को मेंटेन रखना चाहते हैं। यही कारण है कि रामलाल जाट ने बोला कि कुछ लोग पार्टी को नीचे ले जाना चाहते हैं। क्यों बोला? दिव्या मदेरणा ने क्या बोला? तो ये जो तमाम चीजें हैं ये, लेकिन रघु शर्मा ने बयान बदले, ये भी तो मुद्दा है। प्रशांत बैरवा ने कहा कि बिना सचिन पायलट के पार नहीं पड़ेगी। तो अभी तो यही तय नहीं हो रहा कि किसके बिना पार पड़ेगी, किसके बिना पार नहीं पड़ेगी 2023 में। और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं 2030 तक का मैंने रोड मैप बना दिया है, खाका खींच दिया है। ये अहम सवाल है। जब महंगाई राहत शिविर लगेंगे तब भी ये मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ये दो खेमों में बटी हुई कांग्रेस। महत्वपूर्ण सवाल जो उठाए स्वर्णिम चतुर्वेदी, जवाब दीजिए मिथिलेश जी के इन सवालों का। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं कि जब राजस्थान में जिस प्रकार से जो त्रस्त है महंगाई से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जनित महंगाई और बेरोजगारी से जो राजस्थान की जनता त्रस्त है, उसको लगातार राहत प्रदान कर रहे हैं। अब महंगाई राहत कैंप में लोग आएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, जिनको 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, वो भाजपा के भी लोग आएंगे। आप पूछ लेना, मिथिलेश जैमिनी जी भी जाएंगे, इनकी भी होगी। लेकिन अगर से बात हुई है, सुनिए बात सुन लीजिए आप पहले। मैं मानता हूं आप शायद अंतर्यामी हो सकते हैं, किसी के भी मन की बात आप ला सकते हैं। हम 100 यूनिट एक साथ कर सकते हैं, कैसे करेंगे? बिल 2 तरीके के बनाने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है हमारे पास, जो लोग ये तो हमारी सरकार को करना है। ये इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री देंगे। 500 रुपए में 76 लाख परिवारों को जब हम गैस सिलेंडर देंगे, तो भाजपा को और अन्य दलों को चिंतित होना आवश्यक है। बिल्कुल होए चिंतित, और इसका कोई नहीं। लेकिन ये चिंता जो है ना, जैमिनी जी ने जो जताई है, वो ये जताई है कि ये जो आप 1 to 1 कर रहे हैं, ये 1 2 का 4 और 4 2 का 1 नहीं हो जाए, क्योंकि इसके पीछे जो बात है असल, वो कुछ और है, जो मिथिलेश जी ने समझाई, शायद आप समझ नहीं पाए। सर मैं समझ गया, 1 2 का 4 हुआ था, 4 2 का 8 हुआ, 8 2 का 16 भाजपा में हो रहा है।
लगातार हो रहा है, चेहरा ही हटा दिया। कभी हमसे पूछते थे आपका चेहरा कौन है चुनाव में, आज उनका चेहरा हट गया। आप देख लीजिए ये सब चीजें वहां होंगी। 16-32 जाने कितने पहुंचेंगे, कई रहे ना उनके प्रदेश अध्यक्ष के, बहुत सारे हमारे पास चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, रामलाल करते रहेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लड़ेंगे जनता को राहत देकर के, जनता के लिए। रामलाल जी, इसमें बुराई क्या है? रामलाल जी, इसमें बुराई क्या है कि अगर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश हो रही है, अपने विधायकों से पूछा जा रहा है भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, अपने आप नंबर दीजिए, बताइए, तो उसमें परेशानी क्या है? आप इस तरह की कवायद कर लीजिए भाई। टिकट वितरण का अगर कोई एक फॉर्मूला होता है, टिकट वितरण की एक कवायद होती है, तो ये अगर कांग्रेस ने पहले शुरू कर दिया तो फिर आप इसमें पिछड़ गए, तो उसमें परेशानी क्यों? देखिए, नब्ज तो तब टटोली जाती है जब नब्ज के अंदर धड़कन हो, जब वो धड़कती हो। अब कांग्रेस जिस नब्ज को पकड़ना चाहती है वो नब्ज इनके हाथ में आने वाली नहीं है। जनता अपना रुख बना चुकी है, जनता अपना कष्ट भोग चुकी है, जनता इंतजार करके 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 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी है। अब क्राइम अनकंट्रोल इनका हो चुका है। अब रही सही बातें इतनी है कि बात जो मुद्दे की है, मैं मुद्दे की बात क्यों कराता हूं। कुछ कमियां हमारी थी 2018 से पहले, उन कमियों के आधार के ऊपर हम सत्ता से बाहर चले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब बनी वो काबिलियत अशोक गहलोत जी की नहीं थी, वो काबिलियत ये थी कि अमुक व्यक्ति हमारा है, ये हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए पूरी राजस्थान के अंदर हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और आने वाले समय के अंदर मतलब आपने मान तो लिया कि आप किस वजह से हारे हैं, ये तो मान लिया आपने। बिल्कुल रविंद्र जी, जो सच वो मानना पड़ेगा, उसमें कोई इतर कोई बात ही नहीं है। उसको हम डाइवर्ट करें, गुमराह करें, दूसरों को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करें। स्वर्णिम जी, ये सवाल ऐसा भी उठा है कि इसमें जो प्रोफॉर्मा है कि जो उठापटक हुई है उससे जनता पर कितना प्रभाव पड़ा है, आकलन कीजिए, जवाब दिए। ये सवाल भी है क्या इसमें पूछा जा रहा है? देखिए, मैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें अभी तो फीडबैक का बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा। अभी तो सिर्फ विधायकों से हुआ है, आगे और भी फीडबैक चल रहा है और निर्देश हैं। यहाँ पे निर्देश ज्यादा है, फीडबैक कम है। और ये आपको मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करें। हमारे संगठन का काम है, वो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। लगातार जीत रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, इसमें फीडबैक का काम कम है। ये लंबी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही लंबी हो जाए। अशोक गहलोत जी ने जब मानेसर प्रकरण हुआ था तब विधायकों से कहा था तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तुम्हारा मेरे पर कर्ज है। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी ने जो सचिन पायलट को कहा है कि कर्नाटक का चुनाव पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ होगी, उसकी आहट आने के बाद में लग रह है कि कहीं विधायक दल की बैठक सवाल का जवाब भी बिल्कुल ले लेते हैं, फिर 25 सितंबर वाला नहीं हो जाए। इस सब की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, इसलिए विधायकों की जो कमियां रह गई है उनसे 1 to 1 करके दूर किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ये कौन विधायक अपने जो है ये नेगेटिव कवायद जो है कितनी कारगर साबित होती है कांग्रेस के लिए। और बीजेपी इस कवायद को देख ही रही है, लेकिन बीजेपी जनाक्रोश से आगे बढ़कर किस रूप में अपने कैडर को तैयार करते हुए किस तरह से टिकट वितरण करना है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से किस रूप में होती है। हालांकि वो भी बीजेपी का अपना मामला है, लेकिन जाहिर तौर पर जब ये पूरी राजनीतिक उठापटक होगी तो इसको तो लगातार हम दिखाते ही रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो सवाल प्राइम डिबेट का हमने किया था, उस प्राइम डिबेट के सवाल के जरिए पूछने की कोशिश थी कि कांग्रेस का विधायकों से संवाद का फॉर्मूला चुनाव में क्या कारगर साबित होगा, और हां या नहीं में हमने इससे जवाब पूछे थे और इसको लेकर कई सारे जवाब भी आए हैं, कई सारे सवाल इसमें उठे हैं। और इसको लेकर ज्यादातर लोगों का यही मानना है इस सवाल को लेकर कि हां ये कवायद सही होगी। 67% लोग इसको मान रहे हैं और ना में 33% लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ प्राइम डिबेट की इस चर्चा में जुड़े। धन्यवाद।